आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी 133 यानी पॉलिटिकल साइंस के चौथे यूनिट के बारे में। इससे पहले मैं ऑलरेडी 3 यूनिट अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पर, जिससे संबंधित सभी जो इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिनकी संभावना आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा है। साथ ही पिछले सालों से वो कई बार रिपीट हो चुके हैं। ऐसे सभी क्वेश्चन मैंने पिछले 3 वीडियो में अपलोड किए हैं, पिछले 3 यूनिट्स में। तो अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो जल्दी से पहले उन्हें देख लीजिएगा, देन आपको इस वीडियो को भी ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए आज की यूनिट 4 के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सैन्य तानाशाही किन तरीकों से सर्वसत्तावादी तानाशाही से भिन्न है या अलग है। सैन्य तानाशाही किस तरीके से सर्वसत्तावादी तानाशाही से भिन्न है, ये क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको ये देखना है कि जो सेना के द्वारा शासन किया जाता है, जिसमें सेना एक तानाशाह के रूप में होती है, साथ ही दूसरी तरफ होता एक जो व्यक्ति होता है जिसका अलग तानाशाही होती है, एक पूरी जो मतलब कंट्रोल होता है एक व्यक्ति के अंदर होता है, उसमें और सैन्य तानाशाही में क्या विभिन्नताएं हैं, क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे सैन्य तानाशाही। जनतंत्र के असफल होने पर सैनिक शासन की शुरुआत हो जाती है। जनतंत्र के असफल होने के मुख्य कारणों से जातिगत, सामाजिक और स्थान विशेष के प्रति होने वाले आपसी मतभेदों का कारण ही माना जाता है। धर्म की व्यवस्था और अपने अपने धर्म के प्रति सर्वोच्चता देना भी जनतंत्र के ऊपर कुठाराघात है। सामाजिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सैनिक शासन का प्रयोग किया जाता है, और जो असामाजिक ताकतें बलपूर्वक अपनी बात को मनवाने का प्रयत्न करती हैं उन्हें सैनिक शासन के दौरान बलपूर्वक दबा दिया जाता है। यानी सैन्य शासन में क्या होता है, सैन्य शासन में अपनी बातों को मनवाने के लिए जो लोग उनका विरोध करते हैं कुछ वो उनको दबा देते हैं। ठीक है, सेना अपनी बातों को मनवाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें सर्वसत्तावाद और सर्वाधिकारवाद तानाशाही। सर्वसत्तावाद यानी सर्वाधिकारवादी जो तानाशाह है, इससे आप समझ सकते हो कि ऐसे शासन से जिसमें सत्ता जो है सिर्फ एक व्यक्तियों के समूह में अंडर हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसे देख लेते हैं। सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्था उस राजनीतिक व्यवस्था का नाम है जिसमें शासन अपनी सत्ता की कोई सीमा रेखा नहीं मानता है। यानी शासन जो होता है, जो व्यक्ति होता है जिसके अंडर में पूरी सत्ता होती है, वो अपनी सीमा कुछ भी नहीं मानता। वो जो चाहता है वो उस देश में करता है, उस राष्ट्र में करता है। ठीक है, चाहे वो देश हित में या जनता के हित में हो या ना हो, और लोगों के जीवन के सभी पहलुओं को यथासंभव नियंत्रित करने को उद्यत रहता है। ऐसा शासन प्राय किसी एक व्यक्ति, एक वर्ग या एक समूह के नियंत्रण में होता है। राजनीतिक शक्ति एक व्यक्ति, समूह या दल के हाथ में होती है। ये आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण नियंत्रण करता है। इसमें एक सर्वशक्तिशाली केंद्र से संपूर्ण व्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है। इसमें सांस्कृतिक विभिन्नता को समाप्त कर दिया जाता है और संपूर्ण समाज को सामान्य संस्कृति के अधीन करने का प्रयत्न किया जाता है। यानी पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को एक विचारधारा पर लाने की कोशिश की जाती है, जो विचारधारा उसके जो तानाशाह होता है या तानाशाही समूह जो उस पर तानाशाह कर रहा है, जो उस पर शासन कर रहा है उस राष्ट्र पर, उसकी विचारधारा के अनुरूप पूरे राष्ट्र को बनाने का प्रयास किया जाता है। ऐसा प्रयत्न वास्तव में दृष्टिकोणों की विभिन्नता की समाप्ति के लिए किया जाता है, और ऐसा करके केंद्र द्वारा दिए जाने वाले आदेशों और आज्ञाओं का पालन करने में पड़ने वाले रुकावटें जो होती हैं उनको दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। यानी केंद्र यानी जो जिस व्यक्ति या जिस समूह के हाथ में शासन होता है, नियंत्रण होता है, उसकी बात को, उसके आज्ञा को, उसकी बातों को मनवाने के लिए हर एक प्रयत्न किए जाते हैं। किंतु वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कितना किया जाएगा और किसके द्वारा किया जाएगा, ये सभी चीज़ें या इसका किसको लाभ होगा, ये सभी चीज़ों का जो नियंत्रण होता है वो सब राजनीतिक दल, समूह या व्यक्ति द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक निश्चित मात्र
एक निश्चित व्यक्ति होता है या निश्चित राजनीतिक दल जिसका शासन होता है, जो तानाशाह वहाँ पर तानाशाही करता है, उसके अंडर में ये सभी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसमें व्यक्तिगत साहस व क्रिया के लिए स्थान नहीं होता। ठीक है, आई होप कि आप अच्छे से इन दोनों पहलुओं को समझ चुके होंगे। आपको इसकी पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आपको क्लिक करना है, देन आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। वहां से आपको सभी तरह की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हमारी अब तक की वीडियो आई हैं सभी की पीडीएफ वहां पर अवेलेबल हो जाएंगी। साथ ही आने वाले टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट से रिलेटेड सभी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलने वाली हैं, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, सैन्य शासन द्वारा शासन करने की विशिष्ट रणनीति क्या है। यानी जब एक सेना किसी देश पर शासन करती है, सैन्य तानाशाही जब किसी देश पर होती है, तो क्या क्या रणनीतियाँ, क्या क्या जो है स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है उस पर शासन करने के लिए, इसके बारे में हमें आंसर देना है। सैनिक शासन में सैनिक शासन में कितनी ही विभिन्नताएं क्यों न हों, उनमें कुछ समान रणनीतियाँ पाई जाती हैं। विभिन्न देशों में जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, जैसे पाकिस्तान है, अक्सर देखने को मिलता है उसके इतिहास में कि सैनिक शासन लागू हुआ है। तो ऐसे और भी बहुत सारे देश हैं, वहाँ पर हम देख सकते हैं सभी में सैनिक शासन विभिन्न विभिन्न प्रकार से होता है, लेकिन उसमें कुछ बातें समान होती है। वो क्या है, वो हम इस आंसर में जानेंगे। उनकी प्राथमिक रणनीति सेना पर पूर्ण नियंत्रण और उनका कुशल प्रबंधन होती है। जो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है सैनिक शासन की, वो होती है सेना पर पूर्ण नियंत्रण। यानी सेना पर पूरा नियंत्रण उनका ज़रूरी होना चाहिए, तभी तो सैनिक शासन कहलाएगा। यानी पूरा नियंत्रण अगर सेना पर ही नहीं होगा, जिसके बलबूते पर वो पूरी सरकार पूरी सरकार को खड़ा कर रहे हैं, पूरे देश को नियंत्रित कर रहे हैं, अगर उस पर ही उनका नियंत्रण नहीं होगा तो वो शासन किससे करेंगे, किसके बलबूते पर वो जो है शासन करेंगे। इस चीज़ को हमें नोट डाउन करना चाहिए, और यही चीज़ होती है उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी पर कि पहले हमें पूरा नियंत्रण अपनी सेना पर होना चाहिए। ठीक है, अगली जो चीज़ है, सेना पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए शासन हिंसा और बल प्रयोग का भी, सेना पर अपने नियंत्रण को बनाए रखने के लिए जो लोग, ऐसे बहुत से अफसर होते हैं सेना में जो उनकी बातें नहीं मानते, जो उनका विरोध करते हैं, तो ऐसे में उनका बलपूर्वक उनका दबा देते हैं, बलपूर्वक उन पर बल का सहारा लेकर उन्हें जो है नियंत्रित करते हैं। वो अपनी हदों को पार करते हुए, अपनी सीमाओं का उल्लंघन करते हुए, उन अधिकारों का उल्लंघन करते हुए, जो हथकंडे अपनाए जा सके वो अपनाते हुए उन पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। सेना पर अपना, ठीक है, सामान्य तौर पर हिंसा और बल प्रयोग सेना को अधीनता स्वीकार करने के लिए किया जाता है। जब ऐसा किया जाता है तब शासकों द्वारा दमन की नीति को अपनाया जाता है। गुप्तचरों का भी इसमें सहारा लिया जाता है। ठीक है, विद्रोह या आक्रमण की पूर्व सूचना पहले से ही मिल जाए, इस वजह से गुप्तचरों या गुप्तचर विभाग का इस्तेमाल किया जाता है सेना के द्वारा। ठीक है, सैनिक शासन, साथ ही बहुत से लोग ऐसे होते हैं या बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो उनका विरोध करते हैं, तो गुप्तचर विभाग ऐसे में बहुत ही सहायक होता है उनके लिए कि कौन सा डिपार्टमेंट या कौन से लोग, कौन से अफसर उनके विरोध कर रहे हैं, कौन से मिनिस्टर उनका विरोध कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में उस चीज़ को जानने के लिए गुप्तचर विभाग का इस्तेमाल करते हैं। सैनिक शासन हिंसा और गुप्तचर व्यवस्था जैसी नकारात्मक रणनीति को अपनाने के साथ साथ कई प्रकार की सकारात्मक नीति भी अपनाते हैं, जैसे कि सैनिक अधिकारियों और जवानों के वेतन और भत्तों। देखो, ये ऊपर जो हमने डिस्कस करे दो पहलू या दो पॉइंट, वो काफ़ी नकारात्मक हैं। जैसे कि जो उनका विरोध करता है उनका दमन करते हैं बल का इस्तेमाल करते हुए, साथ ही वो क्या करते हैं, गुप्तचर विभाग का इस्तेमाल करते हैं जानने के लिए कि कौन उनके विरोध में है। ये सब चीज़ें नकारात्मक, लेकिन जो कुछ सकारात्मक रणनीति है एक सैन्य शासन को अपनाने के लिए, वो कुछ सकारात्मक नीतियाँ भी अपनाते हैं। जैसे कि इसमें से एक है, वो जो सैन्य लोग होते हैं या सेना के जो पदाधिकारी होते हैं उनका वेतन काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, और साथ ही सेना का जो बजट होता है वो भी शासन में आते ही सबसे पहले उनकी यही प्रायोरिटी रहती है कि सैनिक या जो सैन्य लोग हैं उनकी वो खुश हों, सैनिक अफसर खुश हों, उनका वेतन बढ़ा दिया जाता है। सैनिक बजट, जो सैन्य बजट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, तो जिससे सेना उनके साथ मिली रहे। ठीक है, ये उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आई होप कि आप अच्छे से मैंने इसको समझा दिया, आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सैनिक शासन के विभिन्न प्रकारों का
संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी सैनिक शासन कितने प्रकार के होते हैं? इसमें बहुत सारे प्रकार दिए गए हैं। देखिए पहले देख लेते हैं इसमें चार इसमें जो है सैनिक प्रकार दिए गए हैं, सैन्य शासन के प्रकार। तो सबसे पहला जो है सैनिक कब्जे से है। सैनिक कब्जा तब होता है जब एक लड़ाकू राज्य किसी अन्य राज्य के क्षेत्र में अस्थायी रूप से क्षेत्र धारण करने के इरादे से हमला करता है। जहां शत्रुता जारी रहती है तो लड़ाकू राज्य को अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा करने से प्रतिबंधित किया जाता है। लेकिन लड़ाकू राज्य क्षेत्र और आबादी पर कुछ सैन्य प्रशासन स्थापित कर ले सकता है। इस शासन द्वारा लगाए गए मार्शल कानून के तहत निवासियों को कब्जा करने वाले अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, इसका उन्हें पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, उनके लिए बाध्यकारी हो जाता है और ऐसा नहीं करने के लिए उन्हें दंडित भी किया जा सकता है। यद्यपि कब्जा करने वाले सेना जो कब्जा करने वाली सेना होती है उसकी शक्ति व्यापक है। सेना अधिकारियों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने, निजी संपत्ति का सम्मान करने और सेना के लिए भी कुछ मतलब नियम या कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे कि वो निजी संपत्ति का सम्मान करेंगे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर का जो है सम्मान करेंगे, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बाध्य भी रहेंगे। अगला जो तरीका है वो है अगला जो प्रकार है मार्शल लॉ, घरेलू क्षेत्र का अस्थायी सैन्य शासन। मार्शल लॉ एक ऐसी परिस्थिति को बताता है जहां सरकार सामान्य नागरिक नियंत्रण के स्थान पर किसी देश या देश के किसी हिस्से पर प्रत्यक्ष सैन्य नियंत्रण लगाती है। बाद की स्थिति बहुत अधिक सामान्य है क्योंकि मार्शल लॉ शायद ही कभी पूरे देश पर लागू होता है। ये बहुत ज़्यादा कम संभावनाएं रहती हैं कि पूरे देश पर मार्शल लॉ लागू हो जाए। हालांकि ये कभी कभी अविकसित देशों या उन देशों में होता है जो एक कम्युनिस्ट सरकार या तानाशाही जो देश कम्युनिस्ट सरकार होती है, जिन देशों में तानाशाही होती है उन वहाँ हो भी जाता है बहुत सी बार मार्शल लॉ पूरे देश में, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। जब मार्शल लॉ घोषित किया जाता है तो नागरिक स्वतंत्रता और सामान्य कानूनी प्रक्रिया अक्सर निलंबित या प्रोहिबिटेड हो जाती है। ठीक है, या गंभीर रूप प्रतिबंधित हो जाती है। एक उदाहरण इससे कर्फ्यू का ले जा सकता है। तीसरा जो प्रकार है सैन्य शासन का वो है सैन्य तानाशाही। सैन्य तानाशाही सरकार का एक रूप है जिसमें राजनीतिक शक्ति सेना के हाथ में रहती है। एक राज्य जो सीधे सेना द्वारा शासित है। एक सैन्य तानाशाही एक ऐसा सरकार है जिसमें सैनिक राजनीतिक अधिकार पर पूर्ण और पर्याप्त नियंत्रण रखते हैं और तानाशाह अक्सर एक उच्च रैंक वाले सैन्य अधिकारी होते हैं। इसमें सैन्य शासन में जो तानाशाह होते हैं वो अक्सर होते हैं जो सेना के उच्च पदाधिकारी होते हैं। ठीक है, जिनका कार्य विपरीत स्थिति में नागरिकों पर नियंत्रण करना है। इसमें चौथा प्रकार सैन्य प्रकार का है सैनिक प्रबंध। एक सरकार पारंपरिक रूप से या संवैधानिक रूप से एक सेना द्वारा चलाई जाए। एक सैनिक प्रबंध सैन्य प्रमुखों की अध्यक्षता में सरकार का एक रूप है। सरकार की शाखाओं को सैन्य बलों द्वारा प्रशासित किया जाता है। सेना की प्रशासनिक, न्यायपालिका और विधायिका शक्तियाँ कानून, संविधान और समाज द्वारा समर्थित होती हैं। आई होप कि आपने अच्छे से चारों प्रकारों को सुना होगा और आप अच्छे से इनको समझ चुके होंगे। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को देखिए। साथ ही मैं आपको बता दूं अगले जो क्वेश्चन बचे हुए 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, हमने 3 क्वेश्चन हमने इसमें कवर कर चुके हैं इस वीडियो में। तो वीडियो लंबा ना हो इस वजह से हमने 2 क्वेश्चनों को अगली वीडियो में रखा है। तो अगली वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी, कुछ घंटों के बाद या शाम तक। तो बने रहिए हमारे साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस की जो आपको PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।